बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। जय शुक्रिया सर। दरअसल बांग्लादेश के मुद्दे पर मैंने आज आपको बात करने के लिए बुलाया है। बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कर्नल टीपी त्यागी उन शख्सियतों में शामिल है जिन्होंने 1971 का वॉर लड़ा था, जिसमें बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और सर को उनकी शूरवीरता के लिए वीर चक्र से भी नवाजा गया था। यानी कि जो हालात आज बांग्लादेश में हैं बने हुए हैं, सर से बेटर तरीके से कोई और नहीं समझा सकता, इसलिए आज मैंने सर आपको बुलाया है। अगेन शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। 1971 का वॉर, उसमें आपने भी बहुत अहम योगदान दिया, वीर चक्र आपको उसके लिए मिला, जिस प्रकार से आपने बहादुरी दिखाई। लेकिन आज अगर कर्नल टीपी त्यागी सर से मैं पूछूं कि क्या 1971 की लड़ाई जब आप लड़ रहे थे, भारतीय सेना लड़ रही थी, तो क्या कभी सपने में भी सोचा था कि 2022, 23, 24 में जाकर ऐसे हालात बनेंगे कि बांग्लादेश हमें ही आंख दिखाएगा? टीपी त्यागी सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये कहने के बाद भी मैं इस बात को मानता हूं कि गलती हमारी है। हम किसी पे विश्वास करते हैं तब वो हमारे साथ विश्वासघात करता है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब पाकिस्तान की आर्मी ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों पर जिस तरह के अत्याचार किए थे, आज वही अत्याचार इस बांग्लादेश में ये मोहम्मद यूनुस की सरकार और इसके लोग कर रहे हैं। इनकी सरकार में, मोहम्मद यूनुस की सरकार में दरअसल 15 से ज्यादा ऐसे कट्टरपंथी हैं जो या तो जमाते इस्लामी के हैं या अंसार उल बंगला के हैं या जमातुल मुजाहिदीन के हैं, और ये वही कट्टरपंथी हैं जिन्हें पाकिस्तान की ISI सपोर्ट कर रही है। यानी कि जिस पाकिस्तान ने 1971 में ये षड्यंत्र रचा था इस पाकिस्तान के लोगों को मारने का, आज वो फिर वही षड्यंत्र रच रहे हैं। उस समय एक बात सामने आई थी कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निमटा ही देते पिंडी और लाहौर को। इंटरनेशनल कम्युनिटी कहने लगी थी कि एक और तो बांग्लादेश का युद्ध जीत लिया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को छोड़ दिया। सांप का अगर फन बचा रह जाए तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। तब अगर जब हम लाहौर तक पहुंच गए थे, अगर हमें और कुछ दिन लड़ाई लड़ने देते तो ये पाकिस्तान का झंझट ही खत्म हो जाता। पर खैर, अभी वर्तमान की स्थिति ये है, कि ये जो श्रीमान मोहम्मद यूनुस है, ये मोहम्मद यूनुस एक बायस्ड पर्सन है। अब शेख हसीना ने पहली बार एक अपने ऑनलाइन एड्रेस में अवामी लीग के लोगों को बताया कि जिस मैसेकर का मोहम्मद यूनुस मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, असलियत में उस मैसेकर का जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस है। और मोहम्मद यूनुस को उन्होंने चूंकि करप्शन के एक केस में, जिसमें ग्रामीण बैंक और डेवलपमेंट बैंक के में पैसे की धोखाधड़ी का मामला था, इसलिए आज यूनुस मेरे खिलाफ है। पर अब आपने सवाल पूछा है कि क्या किया जा सकता है, एम आई राइट? यस सर। अब क्या किया जा सकता है? जी, अब क्या किया जा सकता है, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने अटैक कर दिया और जीत लिया। अटैक जो है वो चारों तरफ से किया जाता है। हर वो एक्शन जो थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करता हो विजय के लिए, उसे लिया जाता है। अब बांग्लादेश में हमारी समझ में जो एक्शंस लिए जाने चाहिए वो इस प्रकार है। पहले, जो वहाँ की आर्मी है, जो एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनी हुई है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की, उसको ये बताया जाए कि आपके कैडेट्स को हम नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग देना बंद कर देंगे। फर्स्ट एक्शन। जो हमारी सिविल पॉपुलेशन के अंदर हॉस्पिटल्स और होटल्स हैं, उनसे ये कहा जाए कि हॉस्पिटल्स ये कह दें
कि बांग्लादेश जो अच्छे और चीप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हिंदुस्तान में आते थे वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाएगा, और जो होटल्स हैं वो ये कह दें जैसे ब्रिटिशर्स किया करते थे कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो वो भी कह दें कि बांग्लादेशीज आर नॉट अलाउड। तीसरा, जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, अब पीस कीपिंग फोर्स में हम करीब करीब अपने 8,000 सिपाहियों को भेजते हैं, उनके पास रहते हैं, उनका खर्चा है। वो पीस कीपिंग फोर्स एक शो केस नहीं है कि उसे एक तरफ चुपचाप बिठा दिया जाए। उसका काम है पीस को मेंटेन करना, उसका काम लड़ना नहीं है, लेकिन पीस को मेंटेन करना है। यहाँ पे पीस को मेंटेन करने का ही इशू है, यानी कि पीस कीपिंग फोर्स के डिप्लॉय करने का ये एक आइडियल सिचुएशन है और यहाँ पे उसे डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है और उसको डिप्लॉय करने में ऐसा भी नहीं है कि संविधान का संशोधन करना पड़ेगा या 3 महीने लगेंगे, लिहाजा पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की जा सकती है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद होने चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब में उन्होंने करीब करीब ये कह दिया कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल ना करें। ओके, इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं करते, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स में दखल करेंगे। क्या करेंगे कि जो कपड़े का व्यापार है वो कपड़े का व्यापार उनके साथ बंद किया जाए। जितनी चीजें बंद करने की है ये अस्थायी तौर पर हो, कल को अगर वो ठीक आ जाए लाइन पे तो हम ठीक कर सकते हैं। कपड़े का व्यापार बंद कर दिया जाए, रोटी कपड़ा बिस्कुट पता नहीं क्या क्या चीजें हिंदुस्तान से वहां जाती हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाए। और फिर हमने बांग्लादेश में इतने काम किए जिनकी अनगिनत नंबर है, वहाँ के जो रेल बनाए, जो रोड बनाए, जो ब्रिजेस बनाए, जो उनके हार्बर बनाने में हमने सहयोग दिए, जो उनके इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कराने में सहयोग दिए, गंगा जल की संधि में सहयोग दिया, उनकी जो एक बहुत समय से बॉर्डर की समस्या थी वो कुछ आइलैंड की अदला बदली करके उसको ठीक किया, वहाँ आज़ादी दिलवाई। लेकिन उसके बाद भी जो यूनुस ऐसा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनमें अब न दांत रहे हैं न नाखून रहे हैं, वो अब इसे रोक पाने में भी असमर्थ हैं। लिहाजा अब हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेना होगा, और प्रोएक्टिव एक्शन लेना इसलिए होगा क्योंकि अगर उनमें थोड़ी भी सामर्थ्य होती यूनुस में तो कम से कम वो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे तो ध्यान देते, वो यूनाइटेड नेशंस की एडवाइजरी पे तो ध्यान देते, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा कही हुई चीजों पे तो ध्यान देते। अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इसका मतलब वो इनकैपेबल है, और अगर इनकैपेबल है तो हम साइलेंट स्पेक्टेटर बन के अपने माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं दे सकते। लिहाजा प्रोएक्टिव एक्शन लेना होगा। अब ये प्रोएक्टिव एक्शन क्या होगा? इट हैज गॉट टू बी डिसाइडेड, इट हैज गॉट टू बी डिसाइडेड, इट हैज गॉट टू बी स्पेसिफिक। देखिए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में, उस समय हमने युद्ध तो नहीं छेड़ा। आज भी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम चिन्हित कर सकते हैं कुछ लोगों को और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, जो हमने पहले भी की है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट मेरी समझ में आ रहे हैं सर, जो लिए जाए। 2 पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि जो खबरें आ रही हैं, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, जिहादियों को भी खड़ा किया जा रहा है। कई जिहादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर, जो अभी हाल ही में शिप आया था जिसमें कई कंटेनर थे, कहा जा रहा था कि आरडीएक्स है, आर्टिलरी और टैंकों के शेल्स हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा जिहादी भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। अगर इस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है और आईएसआई अपनी पैठ बढ़ाती है, आतंकी वहां पर, आतंकियों की खेती वहां पर फिर शुरू होती है, तो क्या 1971 के बारे में फिर भारत को सोचना होगा कि कुछ वैसे ही ऑपरेशंस के बारे में सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने,
सर ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम पिछले साल देखें तो पिछले साल पाकिस्तान से बांग्लादेश को करीब 10,000 आर्टिलरी शेल्स एंड टैंक्स के गोले और कुछ एम्यूनिशन गोला बारूद दिया गया था। इस बार ये करीब 45,000 यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। क्या कोई बांग्लादेश को लड़ाई लड़नी है? इसका मतलब आराम से बगैर किसी रॉकेट साइंस के समझा जा सकता है कि ये जो अम्यूनिशन बांग्लादेश ने मंगाया है या पाकिस्तान ने दिया है, ये उन आतंकियों के हाथ भी लगने वाला है जो इस समय बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसे ही ये भी खबर मिली है कि पाकिस्तान के कुछ जिहादी बांग्लादेश भेजे गए हैं, यानी कि दे हैव गॉट ए प्लान एंड इफ दे हैव गॉट ए प्लान, फिर कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लग रहा है क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही, आवश्यकता पड़ेगी कि हमें प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इसमें करना पड़ेगा। और इस दफा अगर हम प्रोएक्टिव इंटरवेंशन करते हैं और अगर पाकिस्तान की इंटरवेंशन डायरेक्ट होती है तो फिर हमें वही करना होगा कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते इंडिया और लाहौर को। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चिकन नेक को लेकर भी बांग्लादेश में बातें उठ रही हैं, तो वहां पर भी एक बफर जोन बनाने की भारत को जरूरत होगी आने वाले वक्त में। बस एक आखिरी पॉइंट सर, शंकराचार्य जी का एक बयान सामने आया और बड़ी अहम बात मुझे उनकी लगी कि अगर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो भारत को हिंदुओं के लिए दरवाजा खोलना चाहिए और बदले में यहाँ पे जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं, घुसपैठिए हैं, उनको वापस भेजना चाहिए। जो हिंदुस्तान से परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं है, उनको भरकर बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजा जा सकता है और वहां से जो हमारे हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको लाया जा सकता है। सर देखिए, शंकराचार्य जी की ये बात कि जो यहाँ बांग्लादेशी हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए, मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान 100% एग्री करेगा, अलावा कुछ हमारे देश में बैठे हुए हाफ फ्रंट के लोग। तो जो बांग्लादेशी है उनको तभी डिपोर्ट कर देना चाहिए था, कम से कम अब डिपोर्ट कर दें। लेकिन ये वाली बात कि जो हमारे हिंदुस्तान है, जो हिंदू हैं, जो 1.25 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, उन्हें वापस बुला लिया जाए, उनसे कहा जाए कि तुम आओ, वो अपनी प्रॉपर्टी, उन्होंने जो वहाँ पे मेहनत की है, वो सब प्रॉपर्टी को वहाँ छोड़ के आ जाए, जैसे बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए थे। सर हम इसका समर्थन नहीं करते। कारण ये है कि अगर हम ये करें तो उधर पन्नू ने कॉल दिए कि कनाडा के अंदर हिंदू कनाडा से बाहर चले जाए, तो उन कनाडा के हिंदुओं को भी बुला ले। फिर जो हमारे हिंदू ब्रिटेन में रह रहे हैं, अगर वहाँ कोई मुसलमान खड़ा होकर आवाज दे देगा कि यहाँ के हिंदू बाहर चले जाए, पहले इन लोगों को इस किस्म का अनाउंस करने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं, कनाडा में बोलते हैं कि यहाँ के हिंदू कनाडा छोड़ के चले जाए, तो हम उन्हें भी बुला लें, फिर हम हिंदू को जो है ब्रिटेन से भी बुला लें। यानी कि जो हमारे हिंदुओं के इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, हमारा जो डायस्पोरा है, मैं समझता हूँ वो इतना ज्यादा है कि कुछ कुछ कंट्रियों की टोटल आबादी से ज्यादा है, उसको वापस बुला ले। ये एक गलत ट्रेंड होगा कि हम बुलाएं। तो क्या अगर इजराइल के साथ ये सिचुएशन होती तो क्या इजराइल अपने यहूदियों को ये कहता कि तुम वापस इसलिए आ जाओ कि तुम्हारे ऊपर खतरा है? इजराइल ने ये जरूर कह रखा है कि कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है, लेकिन क्या इस डर में इजराइल यहूदियों को वापस बुलाता कि दूसरे लोग आपको डरा रहे हैं? और इतना बड़ा हिंदुस्तान, जो दुनिया की मदर डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर माननीय कंट्री, वो कंट्री अपने लोगों को इसलिए बुला ले कि उन्हें डर है बांग्लादेश में रहने का। अरे उनको डराना है बांग्लादेश वालों को कि उन्हें एडिशनल वो करें। और एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल ये कि हिंदुस्तान के अंदर ये मुसलमान 9% थे जब आज़ादी हुई थी, 9 से ये 27% हो गए। इसीलिए तो हो गए ना कि हमने इनका ख्याल रखा। हमारे 23% थे बांग्लादेश में, घट के आज 8% हो गए। जो शेख हसीना की सरकार थी उस समय भी
ये कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ में गलत व्यवहार करते थे, लेकिन उसके फिर भी कुछ चेक था, उसके आने के बाद तो ये बहुत बढ़ गया। तो इसलिए और जो शंकराचार्य जी का बयान, अब बल्कि किसी भी सनातनी के जो बयान चल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है सर कि कोई बात केवल इसलिए मान ली जाए कि किसी शंकराचार्य ने कही है, या इसलिए मान ली जाए कि हिंदुस्तान के सारे संत कहते हैं, या इसलिए मान ली जाए कि 1947 से वो बात कही चली आ रही है। हम किसी बात को तब मानेंगे जब वो तर्क और कसौटी के ऊपर खरी उतरेगी, गले के नीचे उतरेगी, समझ में आएगी, लॉजिकल होगी, रीजनेबल होगी। अब मैं आपको एक तर्क देता हूँ। ये लोग बताते हैं कि हम सनातनी हैं जी, हमें तो करुणा दया क्षमा है जी, हम तो सहनशीलता में विश्वास रखते हैं जी। काहे की सहनशीलता में विश्वास रखते हैं? वो सहनशीलता अच्छी है जब वो परिवार में है, वो सहनशीलता अच्छी है जब वो समाज में है, लेकिन जब राष्ट्र के हित का सवाल हो तो सहनशीलता शून्य 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 होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में सहनशीलता न दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को मार दिया होता या पकड़ लिया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। यानी कि जब राष्ट्र का मामला हो तब उस समय सहनशीलता नहीं चलेगी। ये कहने शंकराचार्य जी आके कि भाई मैं आदेश देता हूं कि अब हर हिंदू अपने हाथ में शास्त्र को भी पकड़े, शस्त्र को भी पकड़ेगा। यानी कि ये तलवार उठाने का या जो चीज हमारी संस्कृति में थी उसकी तो जिक्र नहीं करते, करुणा दया की जिक्र करते हैं। तो लेकिन बड़े आदर के साथ उनका ये बात हम मानते हैं कि हाँ, यहाँ से बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक चीज बड़ी अहम कही आपने, क्या शायद वो वक्त आ चुका है या आने वाला है कि एक हाथ में आपको शास्त्र रखना होगा और एक हाथ में आपको अब शस्त्र रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय की और इतनी बारीकी से तमाम पहलुओं को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।